Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली द हिंदू एनालिसिस बाय फोरम आईएएस। आज के करंट अफेयर्स एनालिसिस में 3 टॉपिक्स मैंने लिया डिस्कशन के लिए। पहला टॉपिक है कि फिनलैंड नेटो ज्वाइन कर लिया है, नेटो का मेंबर हो गया है। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि फिनलैंड की अब तक की क्या पॉलिसी रही है, क्या कंडीशंस हुए हैं, क्रिएट हुए हैं कि फिनलैंड नेटो ज्वाइन किया है, और नेटो मेंबर बनने का सिग्निफिकेंस क्या है। दूसरा टॉपिक है डिस्कशन के लिए ओपन सोर्स सीड्स मूवमेंट, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और तीसरा टॉपिक है गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट बिल लाया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1918 में, उसमें क्या प्रोविजंस गवर्नमेंट करने जा रही है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो भी कंटेंट है हैंड रिटन फॉर्मेट में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फोरम लर्निंग हिंदी टेलीग्राम चैनल का, वहां पे जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो कंटेंट है, जो हैंड रिटन कंटेंट है, यही आपको दिया जाएगा, और बाकी डिस्कशन के लिए मैं पीपीटी की फॉर्म में डिस्कस इसको करूंगा। तो न्यूज ये है कि फिनलैंड नेटो का मेंबर बन गया है। नेटो के अब तक 30 मेंबर थे, 31वां मेंबर फिनलैंड बना है। अब बात यह है कि फिनलैंड अभी तक बिल्कुल न्यूट्रल रहा करता था जब भी बात हुई है सोवियत यूनियन वर्सेस वेस्ट के बीच में, या फिर रशिया वर्सेस वेस्ट के बीच में। फिनलैंड अभी तक उसकी जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी थी मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट का, और ये जो इसकी न्यूट्रलिटी की पॉलिसी थी बिटवीन सोवियत यूनियन और रशिया एंड वेस्ट, इसको बोलते थे फिनलैंडाइजेशन। कि जो दो कंपीटिंग सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं उनके बीच में एक जो कंट्री है वो न्यूट्रल रही है, मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो करती रही है। लेकिन फिनलैंड अब नेटो का मेंबर हो गया है, और फिनलैंड के ज्वाइन करते ही जो नेटो की बाउंड्री है रशिया के साथ वो ऑलमोस्ट अब डबल हो गई है, क्योंकि फिनलैंड का लगभग 1340 किलोमीटर का बाउंड्री है रशिया के साथ। यह है फिनलैंड की बाउंड्री रशिया के साथ। अभी तक जो कंट्रीज थी रशिया के नेबरहुड में, लैटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, ये सब मेंबर्स थी नेटो की, लेकिन अब फिनलैंड भी हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्टिव था रशिया का यूक्रेन वॉर का, कि जो नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है उसको रोका जाए, नेटो रशिया की तरफ ना मूव करे, क्योंकि यूक्रेन अगर नेटो ज्वाइन करता तो एक बहुत बड़ा रशिया की बाउंड्री नेटो के साथ हो जाती, और नेटो की जो भी कंट्रीज है ईस्टर्न यूरोप में, वहां पे आर्म्स का प्लेसमेंट काफी ज्यादा होता है, पर्टिकुलरली न्यूक्लियर आर्म्स का भी। तो जो ऑब्जेक्टिव था रशिया का कि नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन को प्रिवेंट करना, वो उसका जो स्ट्रेटजी है वो फेल हो गया। अब बात यह है कि क्या रीजन रहा है कि जो रशिया के नेबर्स हैं वो चाहते हैं नेटो की मेंबरशिप। देखें, रशिया ने जैसे यूक्रेन को इन्वेड किया, तो रशिया एक बहुत बड़ा लैंड पावर तो ऑफ कोर्स है ही, एक बहुत बड़ा मिलिट्री पावर है रशिया, और जो उसके नेबर्स है छोटे छोटे, उनकी एबिलिटी नहीं है कि मिलिट्री टर्म्स में रशिया के अगेंस्ट वो खड़ा हो पाए, इसलिए वो चाहते थे मिलिट्री सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी कौन दे सकता है? कोई भी इंडिविजुअल कंट्री यूरोप की नहीं दे सकती, सिर्फ नेटो दे सकता है। तो आप देखें कि जितने भी नेबर्स है रशिया के, मोल्डोवा हुआ, ठीक है, मोल्डोवा, या फिर जॉर्जिया, फिनलैंड, स्वीडन, ये जो नेबर्स हैं रशिया के, ये अब डर गए थे कि रशिया जैसा यूक्रेन के साथ किया है कल को हमारे साथ भी कर सकता है, इसलिए इनको चाहिए था नेटो की मेंबरशिप। स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने अप्लाई किया, फिनलैंड का हो गया, स्वीडन का भी नहीं हुआ है। स्वीडन का क्यों नहीं हुआ है? फिर हंगरी और टर्की अभी तक एग्री नहीं है फिनलैंड की मेंबरशिप पे। फिनलैंड की मेंबरशिप पे भी टर्की एग्री नहीं था, लेकिन टर्की ने जैसे ही ग्रीन सिग्नल दिया उसके बाद, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है नेटो में मेंबरशिप में, कि नेटो की मेंबरशिप के लिए जितने भी और मेंबर्स हैं, जितने भी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, सबका एग्रीमेंट चाहिए किसी नए मेंबर्स को अगर ज्वाइन करना है तो। एक भी मेंबर अगर डिसएग्री करता है तो कोई और नया मेंबर ज्वाइन नहीं कर सकता नेटो को। टर्की अभी तक पिछले 10 महीने से नेगोशिएशन चल रहे थे फिनलैंड की मेंबरशिप को लेके, लेकिन टर्की अब जाके एग्री हुआ है, तो नेटो की मेंबरशिप मिले फिनलैंड को। स्वीडन को लेके टर्की और हंगरी दोनों ही अभी डिसएग्री हैं। ये बात थी कि क्यों जो नेबर्स हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं नेटो को। दूसरी बात यह है कि नेटो बना ही क्यों। देखिए, नेटो बना था 1949 में, और नेटो का जो एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव था वो था सोवियत यूनियन को कंटेन करना, सोवियत यूनियन का जो एक्सपेंस है उसको कंटेन करना, ये था ऑब्जेक्टिव नेटो का। अब हुआ क्या कि अगर सोवियत यूनियन को के एक्सपेंशन को लिमिट करना है तो होना ये चाहिए जो नेटो की मेंबरशिप है वो एक्सपैंड हो। तो नेटो जब बना था 1949 में तो 12 मेंबर्स थे इसके, उसमें प्रोमिनेंट थे यूके और यूएस,
और अब जाके फिनलैंड के ज्वाइन करते ही 31 मेंबर हो गए हैं नेटो के। जो लास्ट मेंबरशिप था फिनलैंड से पहले वो नॉर्थ मैसेडोनिया ने ज्वाइन किया था एज ए 30th मेंबर ऑफ नेटो। अब जो है 31 मेंबर नेटो के हो गए हैं। अब देखें, बात यह है कि नेटो का, अब एक बात मैं और आपको बता दूं कि नेटो का मेंबरशिप क्यों चाहिए। एक रीजन इसका ये भी है कि नेटो का आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि अटैक ऑन वन मेंबर विल बी कंसीव्ड एज अटैक ऑन ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द नेटो। अगर नेटो के किसी एक मेंबर पे कोई भी कंट्री अटैक करती है, ऐसा माना जाएगा कि सभी कंट्रीज पे अटैक हुआ है, आक्रमण हुआ है, और उस एक कंट्री को डिफेंड करने लिए जो बाकी और मेंबर्स है सभी अपने फोर्सेस मोबिलाइज करेंगे। तो नेटो का अपना एक बजट है जिसमें सभी कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं। कंट्रीज अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर तो करती ही हैं ऑफ कोर्स, लेकिन नेटो के डिफेंस बजट में भी कंट्रीब्यूट करती हैं। तो नेटो का मेंबरशिप मिलना कि अगर किसी एक कंट्री पे भी अटैक होता है तो सारी कंट्रीज अपनी फोर्सेस मोबिलाइज करके उसको डिफेंड करेंगी। ठीक है, तो ये थी बात नेटो मेंबरशिप की। अब बात हम करते हैं कि जो रशिया और फिनलैंड का रिलेशनशिप है वो कैसा रहा है। देखें, रशिया और फिनलैंड का रिलेशनशिप भी काफी डिफिकल्ट रहा है। यूक्रेन पे आज इन्वेजन किया है रशिया ने, लेकिन फिनलैंड पे 1939 में ही इन्वेट किया था रशिया। उसका कुछ रीजन था, मैं आपको बताता हूं। तो 3 फेजेज में रशिया और फिनलैंड के रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। पहला फेज है प्री वर्ल्ड वॉर 2। प्री वर्ल्ड वॉर 2 फेज में रशिया ने 1939 में फिनलैंड पे अटैक किया। वो वॉर लगभग 1 साल से ज्यादा चला। उसमें क्या था कि देखिए, जब 1939 में हिटलर ने अटैक किया पोलैंड पे, तो सोवियत को ये लगा, रशिया को ये लगा कि जो हिटलर है वो एक्सपैंड करेगा फिनलैंड की तरफ भी और फिनलैंड को भी कैप्चर कर लेगा। तो फिनलैंड का कुछ टेरिटरी था जिसको क्लेम करता था रशिया, और उसके लिए फिनलैंड पे अटैक किया कि जब तक हिटलर इसको कैप्चर करे तब तक उस टेरिटरी को हम ले लें। टेरिटरी का क्या नाम था? लेनिनग्राड। लेनिनग्राड टेरिटरी का नाम था। इसको आज बोलते हैं सेंट पीटर्सबर्ग। तो हुआ क्या कि जब वहां पे अटैक किया रशिया ने, सोवियत आर्मी ने जब अटैक किया, तो लगभग 1 से 1.5 साल लग गए इसको कंक्लूड होने में। बाद में जाके मॉस्को पीस ट्रीटी साइन हुआ। मॉस्को पीस ट्रीटी में फिनलैंड को अपनी टेरिटरी देनी पड़ी रशिया को। उस टेरिटरी का हिस्सा था सेंट पीटर्सबर्ग। तो आज जो रशिया का शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, काफी अच्छा शहर है ये, वो कभी फिनलैंड का हुआ करता था। ठीक है, तो ये बात थी प्री वर्ल्ड वॉर 2 फेज की। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कोल्ड वॉर का समय था, उस समय फिनलैंड ने स्ट्रिक्ट मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट का पॉलिसी अडॉप्ट किया। उसी को बोलते हैं फिनलैंडाइजेशन। कि जो 2 कंपीटिंग सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ग्रुप्स हैं, कैसे उनके बीच में कोई कंट्री अपने आप को सिक्योर रख सकती है अगर जो पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी उसको अडॉप्ट करके। तो फिनलैंड ने जो वेस्ट का मिलिट्री ग्रुप है नेटो, उसको कभी नहीं ज्वाइन किया, और सोवियत यूनियन का जो सिक्योरिटी सेंसिटिविटी है उसको हमेशा ध्यान में रखा। अब बात करें पोस्ट कोल्ड वॉर की। अगर सोवियत यूनियन जब कोलैप्स भी किया अर्ली 90s में, उसके बावजूद भी फिनलैंड ने नेटो नहीं ज्वाइन किया, खासकर जो रशिया का सिक्योरिटी इंटरेस्ट था उसको ध्यान में रखते हुए। तो फिनलैंड नेटो नहीं ज्वाइन किया। लेकिन जैसे ही रशिया ने ट्रबल क्रिएट करना शुरू किया अपने नेबरहुड में, खासकर जब 2008 में नेटो ने अपने दरवाजे खोल दिए जॉर्जिया और यूक्रेन की मेंबरशिप के लिए, तो रशिया ने जॉर्जिया में इंटरनल क्राइसिस क्रिएट की। यूक्रेन का आप देखें कि 2014 में जब रशियन फ्रेंडली रिजीम वहां पे नहीं रही, तो क्रीमिया पे अटैक करके क्रीमिया को कैप्चर कर लिया। कहने का मतलब यह है कि रशिया अपने नेबरहुड में ट्रबल क्रिएट करता रहा है कि कोई भी कंट्री नेटो की मेंबरशिप न ले। ठीक है, तो नेटो को प्रिवेंट करने के लिए अपने बॉर्डर पर रशिया ये सब करता रहा है। लेकिन फिनलैंड जो है इसको ध्यान में रखते हुए, जो भी नेबर्स है वो डर गए थे इन्वेजन को लेके, फिनलैंड ज्वाइन कर लिया नेटो। नेटो ज्वाइन करने का एक कंडीशन होता है कि आपका जो लैंड बाउंड्री है किसी और नेबर के साथ डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए इस बाउंड्री को लेके। अगर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है आपके पास तो आप नेटो के मेंबर नहीं बन पाएंगे। तो यूक्रेन का भी अब डिस्प्यूटेड टेरिटरी हो गया है, जॉर्जिया का भी है, और फिनलैंड का नहीं था। इस वजह से फिनलैंड ज्वाइन कर पाया नेटो। अब इस मूव का सिग्निफिकेंस क्या है? इस मूव का सिग्निफिकेंस ये है कि फिनलैंड के लिए ऑफ कोर्स बेटर सिक्योरिटी है, लेकिन फिनलैंड का नुकसान ये है कि जो ट्रेड और टूरिज्म था रशिया के साथ उसका नुकसान होगा। फिनलैंड को कहते थे गेटवे ऑफ द वेस्ट टू द ईस्ट। काफी सारे टूरिस्ट आते थे रशिया से फिनलैंड में,
वो अब नहीं आएंगे और ये कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक नुकसान होगा फिनलैंड के लिए। नेटो के लिए क्या फायदा होगा? नेटो के लिए फायदा ये होगा कि देखिए फिनलैंड का जो मिलिट्री है वो सफिशिएंटली स्ट्रांग है। फिनलैंड लगभग 2% बजट खर्च करता है अपने मिलिट्री पे, और नेटो को एक स्ट्रांग मॉडर्न मिलिट्री मिल जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो नेटो की बाउंड्री है रशिया के साथ वो ऑलमोस्ट अब डबल हो जाएगी। रशिया के लिए ऑफकोर्स घाटे का सौदा है। रशिया का जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था यूक्रेन पे इन्वेट करना, तो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टर्नओवर हो गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि फिनलैंड अब नेटो मेंबरशिप बन गया है और नेटो का जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है जिसको रशिया नहीं चाहता था वो अब कंटिन्यू है। ठीक है, ये था हमारा डिस्कशन नेटो मेंबरशिप पे फिनलैंड को लेके। दूसरा टॉपिक है डिस्कशन, जो दूसरा टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है ओपन सोर्स सीड्स मूवमेंट। देखिए अभी तक क्या होता था कि ट्रेडिशनली होता क्या रहा है कि जो भी किसान हैं, जो बीज उनके पास होता है वो बीज या तो किसी और से लेते हैं, किसी और के साथ शेयर करते हैं। जो बीज होता है, जो उनका फसल होता है, उसी में से बीज को प्रिजर्व करके रखते हैं आगे की खेती में इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन हुआ क्या है कि पिछले 50 सालों में कृषि के क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल मोनसैंटो, उनका एंट्री हुआ है और सीड को लेके जो भी नए नए आविष्कार हुए हैं, नए नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, उन पे अब उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। कहने का मतलब ये है कि पहले जो बीज थे वो इजीली अवेलेबल थे, वो अब इजीली अवेलेबल नहीं है। उनके लिए अब पैसा देना पड़ता है, हाई कॉस्ट है देना पड़ता है फार्मर्स को। दूसरी बात यह है कि जो बड़ी बड़ी एमएनसी से एग्रीकल्चर सेक्टर की, उन पे डिपेंडेंस उनकी बढ़ गई है और कहीं कोई कुछ यूज कर लेता है तो उसके ऊपर आईपीआर, उसके ऊपर लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो आप देखिए कि पहले क्या था कि पहले ग्रीन रिवोल्यूशन था, तो ग्रीन रिवोल्यूशन के समय में जो हाई यील्डिंग वैरायटीज आई थी, तो हाई यील्डिंग वैरायटीज कौन लेके आया था? जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे वो लेके आए थे। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव? गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि प्रोडक्शन को बढ़ाना, एक तरह का वेलफेयर पर्पस था गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट हाईली सब्सिडाइज रेट पे सीड्स प्रोवाइड कराती थी। लेकिन अब देखें ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद क्या आया है? जेनेटिक रिवोल्यूशन। जेनेटिकली सीड्स को मॉडिफाइड करके, चाहे उनके अंदर कुछ क्वालिटी लानी हो, जैसे कि कोई पेस्ट रेजिस्टेंट है, कोई ड्राउट रेजिस्टेंट है, कोई हाई यील्डिंग वैरायटी है, कोई हाई वाटर स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सकता है। तो जिस तरह से जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ है बड़ी बड़ी कंपनियों ने किया है, तो वैसे वैसे जो किसान है, किसानों का जो अब तक का अधिकार रहा है बीज पे, वो अब कम होता गया है। जैसे जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस तमाम कंट्रीज में स्ट्रांग होती गई, खासकर जब WTO बना 1994 में, तब WTO ने लाया ट्रेड रिलेटेड IPR एग्रीमेंट, ट्रेड यानी ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स एग्रीमेंट में क्या हुआ कि अगर यूएस में कोई कंट्री सीड, कोई कंपनी है जो सीड प्रोड्यूस करती है, अगर वो सीड इंडिया में आता है तो इंडिया में कोई उसको ब्रीड नहीं कर सकता, कोई उसको लेके इनोवेट नहीं कर सकता, कोई इसको प्रोपेगेट नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है कि जो सीड रिलेटेड IPR राइट्स थे वो काफी स्ट्रांग हो गए। देखें अब बात यह है कि जो IPR है एग्रीकल्चर में कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। IPR प्रोटेक्ट दो तरीके से किया जाता है। पहला है पेटेंट्स, आपने कुछ इनोवेट किया है उसका पेटेंट है आपके पास। दूसरा है प्लांट ब्रीडर्स राइट, प्लांट्स की जो ब्रीडिंग होती है उनके भी अधिकार उनको होते हैं, जो इसका ब्रीडिंग करता है उसके पास अधिकार होते हैं। पहले चाहे जो भी इनोवेशंस थे सीड्स को लेके, जो जर्मोप्लाज्म का यूज किया जाता जो फार्मर्स करते थे, वो उनके पास अधिकार था। और कोई उनके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फार्मर इनोवेट करता भी था तो उस पर अपने राइट्स क्लेम नहीं करता था। लेकिन अब राइट्स क्लेम होने लगे, उस वजह से क्या हुआ कि कॉस्ट बढ़ गया, डिपेंडेंसी बढ़ गई और क्वालिटी सीड्स की अवेलेबिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब जरूरी क्या था? इसलिए जरूरी था ओपन सोर्स सीड्स मूवमेंट। इसका मतलब यह है कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जिनके पास कैपेसिटी है क्वालिटी सीड्स प्रोड्यूस करने का, जैसा सीड का रिक्वायरमेंट है फार्मर्स को वैसा सीड प्रोड्यूस करने का, वो एक प्लेटफॉर्म पे आए, अपना इनोवेशंस करें और सारा सीड इकट्ठा करें और बहुत कम कॉस्ट पे या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर्स को दिया जाए। और फार्मर्स के पास भी ये अधिकार रहेगा कि उसको यूज कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जो कि कोई IPR प्रोटेक्टेड सीड पे अवेलेबल नहीं है ये अधिकार। अब क्या है, लेकिन अगर कोई फार्मर इसको यूज करता है तो उसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकता। अब आगे जाके अगर जैसे कि इंडिया की
एक इंस्टीट्यूशन है सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये हैदराबाद में है। अगर ये ओपन सोर्स सीड्स मूवमेंट से जुड़ी हुई है और इन्होंने कुछ सीड इनोवेट किया है, ये किसी और इंस्टीट्यूशन को दिए उस पर आगे फर्दर इनोवेशन के लिए, अब वो जो इंस्टीट्यूशन है वो आईपीआर राइट्स क्लेम नहीं कर सकता उस पर। चाहे कोई फार्मर है उसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकता कि ये सीड हमारा है और इसको हम, मतलब कि उस सीड को लेकर कोई फर्दर डेवलपमेंट होता है तो उसको कोई उस पर कोई आईपी राइट्स अपने क्लेम नहीं कर सकता। तो ये क्यों जरूरी था? जरूरी इसलिए था कि देखिए एग्रीकल्चर जो है दुनिया भर में, अगर हम यूरोप और यूएस की बात ना करें तो अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, यहाँ पे एग्रीकल्चर जो फार्मर्स कम्युनिटी है वो रिलेटिवली कम वेल्दी है, कम स्ट्रांग है। तो जरूरी ये है कि उसके फार्मर से रिलेटेड जो भी इनपुट्स हैं वो इजिली अवेलेबल हो, लो कॉस्ट पे अवेलेबल हो और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हों। इसीलिए जो इंपॉर्टेंस हो जाता है ओपन सोर्स सीड्स मूवमेंट का। इसमें कुछ यूरोप के भी एनजीओ, यूरोप का एक एनजीओ है जर्मनी का इनफैक्ट, इसका नाम है एग्रीकुल, जो कि इस मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया भर के जितने बड़े बड़े रीजन हैं, सभी रीजन से जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं इस मूवमेंट से जुड़ी हैं कि फार्मर्स को आसानी से सीड्स प्रोवाइड किया जाए। तो ये था हमारा डिस्कशन ओपन सोर्स सीड्स मूवमेंट को लेके। जो तीसरा टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल को लेके। देखिए गवर्नमेंट क्या की है, गवर्नमेंट ने लाया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। ये बिल किसको अमेंड करेगा? जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, उसको ये बिल अमेंड करेगा। अब अमेंड करेगा तो अमेंड करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है कि देखिए गवर्नमेंट ने कुछ कमिटमेंट्स दिए इंटरनेशनल। गवर्नमेंट ने पेरिस एग्रीमेंट में ये कमिट किया है कि बाय द ईयर 2030 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट का कार्बन स्टॉक डेवलप करेगी गवर्नमेंट। मींस कार्बन स्टॉक का मतलब क्या है? अगर कोई प्लांट लगाया जाए, जब प्लांट वो जो छोटा पौधा है जब कोई पेड़ बन जाए वो, तो पेड़ बनेगा तो सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है अपने आसपास से उसको एब्जॉर्ब करके बनेगा। इसका मतलब ये है कि जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड था वो अब फिक्स्ड हो गया है, वो अब एब्जॉर्ब कर लिया गया है। तो जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल कम होगा। तो सारी कंट्रीज का ये एफर्ट है। इंडिया ने भी कमिट किया है कि 2030 तक 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट कार्बन स्टॉक हम डेवलप करेंगे, पहली बात। और ये कैसे डेवलप करना होगा? प्लांटेशन से करना होगा, नए प्लांट आपको लगाने होंगे। दूसरा रीजन ये है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में काफी सारे क्लियरेंस लेने पड़ते हैं अगर कोई भी नया प्रोजेक्ट डेवलप होता है। तो कोई भी लीनियर प्रोजेक्ट है, रोड है, रेलवे है, इंडस्ट्री कोई फॉरेस्ट एरिया में लग रही है, तो उसको क्लियरेंस लेना पड़ता है। और क्लियरेंस मिलता भी है तो कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। मतलब कि जितना फॉरेस्ट वहां पे आपने क्लियर किया है, डिस्ट्रॉय किया है, उतना आपको कंपेंसेट करना पड़ता है कहीं और अगर वो जमीन जहां पे आप कंपेंसेट कर रहे हैं अगर वो डिग्रेडेड लैंड है तो वहां पे आपको उसके डबल प्लांटेशन करना पड़ेगा। ऐसा मेंशन्ड है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में। या फिर अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो जो कंपा फंड है उसमें आपको उसका कुछ कैलकुलेशन होता है और उसमें आपको पैसे देने कंट्रीब्यूट करने होते हैं। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कार्बन स्टॉक डेवलप करना और जो कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन है उसको और इजी करना। गवर्नमेंट कैसे करेगी? गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का, उसके स्कोप को गवर्नमेंट कम करने जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, जो अनरिकॉर्डेड फॉरेस्ट है उस एरिया को गवर्नमेंट फ्री करेगी। कहने का मतलब यह है कि जो स्कोप लिमिट होगा वो सिर्फ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट तक ही फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का स्कोप रहेगा। जो अनरिकॉर्डेड फॉरेस्ट है उसके ऊपर ये एक्ट लागू नहीं होगा। कैसे लागू नहीं होगा मैं आपको समझाता हूं। देखिए हुआ क्या था कि इंडिपेंडेंस के बाद जितना ही फॉरेस्ट एरिया था देश भर में उसको डिवाइड किया गया रिजर्व फॉरेस्ट में और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। और दोनों ही कैटेगरी के फॉरेस्ट किसके पास गए? स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के पास गए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था कि काफी सारे जो फॉरेस्ट थे, काफी सारे एरियाज में जो फॉरेस्ट था उसको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में नहीं लाया गया। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट मतलब कि या तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है या फिर रिजर्व फॉरेस्ट है, उसको बोलते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। लेकिन काफी सारे फॉरेस्ट एरिया को रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में नहीं लाया गया। ये या तो गलती थी या फिर इग्नोरेंस था या फिर रेड टेपिज्म था, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। और काफी सारे ऐसे एरिया थे जहां पे फॉरेस्ट नहीं था, उसको ला दिया गया रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में। ये एक एनोमली थी। अब क्या हुआ देखें, जो फॉरेस्ट, काफी सारा एरिया जो फॉरेस्ट था उसको प्रोटेक्शन नहीं है और काफी सारे जगह जहां पे फॉरेस्ट नहीं है उसको प्रोटेक्शन अवेलेबल है।
1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ऑल ओवर इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ गिराने पे, पेड़ काटने पे एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया। कोई पेड़ नहीं काट सकता। पेड़ कहां नहीं काट सकता? जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, जिसको प्रोटेक्शन है, ऑफ कोर्स वहां पे तो काट नहीं सकते, लेकिन जो अनरिकॉर्डेड फॉरेस्ट था वहां पे भी काट नहीं सकते आप। अनरिकॉर्डेड फॉरेस्ट का मतलब कि जिसको प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिक्शनरी में जो फॉरेस्ट की मीनिंग है, और अगर उस कैरेक्टरिस्टिक्स का कोई एरिया है तो वहां से पेड़ नहीं काटे जा सकते। मतलब कि कोई ऐसा वन है जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरेस्ट का है, पेड़ के ग्रुप है जो फॉरेस्ट जैसे हैं, लेकिन जिनको प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है, उनको भी नहीं काटा जा सकता। तो जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट था उनको तो पहले से प्रोटेक्शन था ही, अनरिकॉर्डेड फॉरेस्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दे दिया। इससे अब प्रॉब्लम ये हुआ कि जो इंडस्ट्रीज लगनी थी उनको काफी सारे क्लियरेंस लेना पड़ता था, उनको कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन करना पड़ता था, ये सब प्रॉब्लम हुआ। तो इसमें अब क्या हुआ कि अगर देखें, इसमें ये होगा कि अगर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन हटा देगी जो अनरिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, तो काफी सारा फॉरेस्ट जो है उसके ऊपर प्रोटेक्शन हट जाएगा। अगर हम नंबर्स की बात करें तो जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, इसके हिसाब से देश भर में लगभग 7,14,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया है। 7,14,000 स्क्वायर किलोमीटर देश भर में फॉरेस्ट एरिया है, और इसमें से जो अनरिकॉर्डेड फॉरेस्ट है वो है लगभग 1.97 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इट मीन्स कि जितना हमारा फॉरेस्ट एरिया है उसका लगभग 28% अनरिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, और अगर ये अमेंडमेंट पास हो जाता है तो जो 28% फॉरेस्ट एरिया है उसको प्रोटेक्शन हट जाएगा। अब देखें, प्रोटेक्शन हट जाएगा, अब उससे क्या होगा? पहली बात यह है कि देखें, दो रीजन से, अगर मान लीजिए फॉरेस्ट है, इतने एरिया को प्रोटेक्शन अवेलेबल है, इतने एरिया को अवेलेबल नहीं है। अब अगर ये भले ही फॉरेस्ट है लेकिन अनरिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, लेकिन इसको प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होगा क्या कि अगर यहां पे कोई इंडस्ट्री लगती है तो इसको फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहां पे कोई इंडस्ट्री लग रही है तो इसके लिए जो चैलेंज था कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन, अब वो प्लांटेशन कर सकता है अनरिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में। मीन्स के लैंड पार्सल्स रेडिली अवेलेबल होंगे कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन के लिए, और अगर लैंड पार्सल्स अवेलेबल होंगे कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन के लिए, तो होगा क्या कि जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है इस प्रोजेक्ट के लिए, जो क्लियरेंस है वो इजीली मिल जाएगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट क्लियरेंस देती है फॉरेस्ट को लेके, वो इजीली मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप फॉरेस्ट क्लियर करें और यहाँ पे उसको प्लांटेशन कर दें। तो ये हुई दो बात। फिर बात इसमें यह है कि जो कंजर्वेशनिस्ट हैं, जो इकोलॉजिस्ट, उनका कहना यह है कि इससे दो नुकसान हैं। तो पहला नुकसान ये है कि जो अनरिकॉर्डेड फॉरेस्ट है ये तो प्रोटेक्शन इसको अवेलेबल ही नहीं है, इस पे तो कोई भी प्रोजेक्ट लगे, कोई भी क्लियरेंस इसको आसानी से मिल जाएगा, किसी क्लियरेंस की इनफैक्ट जरूरत ही नहीं है। और दूसरा जो इसमें समस्या है वो ये है कि इसके चलते ये भी अब डिस्ट्रॉय किया जाएगा, मतलब जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है उसका भी डिस्ट्रक्शन होगा, क्योंकि अनरिकॉर्डेड फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन नहीं है। अब कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे अगर कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन के लिए जगह मिल गया, लैंड मिल गया, जो भी डेवलपर, प्रोजेक्ट डेवलपर है उसको, तो यहाँ पे क्लियरेंस मिलने लगेगा और इनका भी डिस्ट्रक्शन अब शुरू हो जाएगा। तो ऐसा कहना है जो भी इकोलॉजिस्ट इंडिया में, उनका कहना है। दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें काफी सारे क्लियरेंस हैं। पहले गवर्नमेंट एडहॉक बेसिस पे प्रोजेक्ट्स को एग्जेम्प्ट करती थी, लेकिन अब उनका जो एग्जेम्पशन है उसको स्टैट्यूटरी बेसिस दे दिया गया है। फॉर एग्जांपल, पहले क्या था कि गवर्नमेंट ने 2014 और 2017 के बीच में क्या किया था कि इंडिया का जितना एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी हमारा जो चाइना के साथ बाउंड्री है, उसके अराउंड, उसके अलोंग, उसके 50 किलोमीटर के अंडर में अगर कोई प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, कोई स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, तो उसके लिए क्लियरेंस नहीं चाहिए था। ऐसा प्रावधान था 2014 और 17 के बीच में, गवर्नमेंट ने उन प्रोजेक्ट्स को एग्जेम्प्ट किया था। लेकिन अब इसके स्कोप को गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया है? पहले सिर्फ एलएसी के अलोंग था, अब एलओसी के अलोंग भी होगा, और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके अलोंग भी होगा। यानी कि इंडिया का जितना लैंड बाउंड्री है उसके अलोंग जितने प्रोजेक्ट डेवलप किए जाएंगे उनको फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलेगा,
और यही नहीं, जो पहले 50 किलोमीटर का लिमिट था, गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के 100 किलोमीटर का लिमिट कर दिया है। यानी कि अगर जो भी हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री है, इंडिया का 15,000 किलोमीटर का लगभग इंटरनेशनल बाउंड्री है, और इंटरनेशनल बाउंड्री या फिर एलओसी हो, एलएसी हो, उसके 100 किलोमीटर के अंदर तक अगर कोई प्रोजेक्ट डेवलप होता है तो उसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं चाहिए। जबकि चैलेंज इसमें यह है कि देखें, जो हिमालयन के एरिया वो काफ़ी वल्नरेबल है, लैंडस्लाइड्स को लेके फॉरेस्ट का रहना काफ़ी जरूरी है। तो कहने का मतलब यह है कि जो वल्नरेबल एरियाज हैं वहां से भी अब क्लियरेंस उसको नहीं चाहिए, कोई भी प्रोजेक्ट डेवलपर है उसको। ठीक है। दूसरी बात इसमें यह है कि पहले क्या था कि जो लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरियाज थे, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज थे, उनके 106 डिस्ट्रिक्ट्स में जितना भी पब्लिक यूटिलिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट था उसके लिए क्लियरेंस नहीं चाहिए था। पब्लिक यूटिलिटी मींस हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, इनके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा दिया है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कोई भी डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट है या फिर कोई जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उनका रेजिडेंशियल एरिया डेवलप किया जा रहा है, या फिर कोई क्रिटिकल पब्लिक यूटिलिटी है, अगर ये सब चीजें डेवलप की जा रही हैं तो अगेन इसके लिए कोई क्लियरेंस नहीं चाहिए। तीसरा एग्जेप्शन इसमें क्या है कि देश भर में कहीं भी कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसका वो जो अगर लेस देन 10 हेक्टेयर का वो प्रोजेक्ट है तो उसके लिए भी क्लियरेंस अब नहीं चाहिए। कहने का मतलब है इसमें दो बातें हैं। पहली बात ये है कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का जो स्कोप है उसको लिमिट कर दिया गया है, और दूसरी बात ये है कि इसमें काफी सारे एग्जेम्पशंस दिए गए हैं जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं सेंसिटिव एरियाज में उनको। अब इस बिल में क्या इश्यूज हैं, इश्यूज ऑफ कोर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन होना क्या चाहिए था कि देखिए, अगर बिल को अमेंड करना था तो जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज है जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है उनके राइट्स को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। लेकिन फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन के लिए इस तरह का गो अहेड दे दिया गया है, सारे प्रोजेक्ट्स एग्जेम्पशंस करके या फिर उसका जो स्कोप है उसको कम करके, तो कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज हैं उनके अधिकारों का हनन होगा इसमें। तो भले ही फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया था 2006 में, लेकिन जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज थी उनके अधिकार भी उतने भी स्ट्रांग नहीं हुए थे। अब इस एक्ट के बाद अगर ये बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो अगेन उनके जो अधिकार है उनका हनन होगा, और भी ज्यादा हनन होगा। दूसरी बात इसमें यह है कि भले ही अगर कोई प्लांटेशन लग जाए, ठीक है, अगर कोई प्लांटेशन लगे तो जो भी अगर प्लांटेशन लगाया जाएगा तो देखिए दो बातें होती हैं, एक नेचुरल फॉरेस्ट होता है, एक प्लांटेशन होता है। नेचुरल फॉरेस्ट को डेवलप होने में जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जितना लश ग्रीन होता है वो उसको शायद वो हजारों साल में डेवलप हुआ है। अगर आप रेन फॉरेस्ट को देख लें तो एक हेक्टेयर एरिया को आप क्लियर करेंगे तो आपको हजारों स्पीसीज वहां पे मिल जाएंगी, बोथ प्लांट, फ्लोरा और फौना की। लेकिन ऐसा जो आर्टिफिशियल प्लांटेशन होता है वहां पे नहीं होगा। आर्टिफिशियल प्लांटेशन को शायद अगले 200-400 साल लग जाएंगे वैसा डेवलप होने में। यही नहीं, जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं वो जो सर्विसेज देते हैं, लाइक प्रोविजनिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज, कल्चरल सर्विसेज, ये नहीं प्रोवाइड हो पाएगा जो आर्टिफिशियल प्लांटेशन है उससे। तो जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं कई मिलियन स्पीसीज को सपोर्ट करती हैं। काफी सारे फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज अपने लिवलीहुड के लिए डिपेंडेंट फॉरेस्ट पे, ये सब चीजों का इसमें नुकसान हो जाएगा अगर जितना फॉरेस्ट क्लियर किया जाएगा। आर्टिफिशियल प्लांटेशन ऑफ कोर्स कार्बन स्टॉक डेवलप कर सकता है, कार्बन को एब्जॉर्ब करके वो ग्रो करेगा कोई भी प्लांट, लेकिन नेचुरल फॉरेस्ट को कंपेयर नहीं हो सकता उससे। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन द हिंदू एनालिसिस का। थैंक यू वेरी मच।